आइए समझते हैं लैंगिक जनन को। अगला जो पार्ट है, दूसरा पार्ट हम लोग का लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि सेक्स का जरूरी हो, मतलब कि दो लिंग आपस में जुड़ता है। देखो परिभाषा क्या है, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग होना चाहिए, विपरीत जीव होना चाहिए। मतलब कि यदि एक नर है तो एक मादा होना चाहिए, एक मादा है तो एक नर होना चाहिए। दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है, लैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि अगर नर और मादा दोनों मिल करके एक संतति को जन्म दे रहा है, संतान को जन्म दे रहा है, तब जाके इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे लैंगिक जनन। जिसमें कि हम तुमको पिछले स्लाइड में भी समझाए थे, जिसमें कि दो जीव की आवश्यकता होता है ना। जब दो जीव की आवश्यकता हो तब जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन ना। जैसे हम मानव हो गया स्तनधारी मतलब कि ऐसा जीव जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाता है और जिसके बाह्य कान और के शरीर पर बाल होते हैं, उसको स्तनधारी जीव बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आया? अब आइए इसके गुण पे हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसा क्या गुण होगा? तो सबसे पहला गुण तो हो गया कि इसमें शुक्राणु भाग लेगा, इसमें अंडाणु भाग लेगा, है कि नहीं है? ठीक, देखो इसके गुण पे चर्चा करते हैं। पहला गुण तो यही हो गया, इसमें शुक्राणु भाग लेता है, इसमें अंडाणु भाग लेता है। क्योंकि शुक्राणु अंडाणु भाग लेकर के निषेचन करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो निषेचन क्या है हम तुमको आगे और समझाएंगे। इतना तो समझो कि इसमें निषेचन की क्रिया होता है। किसमें? लैंगिक जनन में। इसमें उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से जनक के समान नहीं होता है। यहाँ पे होना चाहिए जनक के समान नहीं होता है, मिस्टेक हो गया है लिखने में। आनुवांशिक रूप से जनक के समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समान? यहाँ पे लिख लेना, जनक के समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समान? इसको समझो। क्योंकि दो जनक मिला है तो दोनों का अलग अलग गुण आएगा तो बच्चा अलग पैदा होगा। बात समझ रहा है ना? दोनों का गुण यदि एगो में आएगा तो बच्चा अलग पैदा होगा, आनुवांशिक रूप से समान पैदा नहीं होगा। बात हमारे समझ रहा है? ठीक, यही बात है। इसमें जटिल पर, ये कोनो सरल प्रक्रिया नहीं है, जटिल प्रक्रिया है। 9 महीनों तक ये प्रक्रिया होता है। या फिर यदि 9 महीना नहीं हुआ न, कितनों दिन हुआ, तो जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि इसमें शुक्राणु का मिलना, अंडाणु का मिलना, निषेचन का होना, युग्मनज का बनना, भ्रूण का बनना, भ्रूण का विकसित होना, ये सारी प्रक्रिया होता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि वो लैंगिक जनन में कोई प्रक्रिया नहीं होता है, सीधा टूटता है और विखंडन करके बन जाता है जीव ना। तो इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा समय भी लगेगा क्योंकि जटिल प्रक्रिया है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण तो होबे करेगा भाई। इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं? विपरीत लिंग वाले जनक मतलब कि नर या मादा दोनों जनक भाग लेगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हम लोग। अब युग्मक की बात आया तो युग्मक तो भाग लेवे करेगा, बिना युग्मक का भाग लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो कौन कौन युग्मक भाग लेगा? युग्मक है क्या? युग्मक कितने प्रकार के होते हैं आइए समझते हैं। युग्मक एक प्रकार की जनन कोशिका है। युग्मक क्या है? जनन कोशिका है, जो कि बिना भाग लिए कुछ नहीं हो सकता है। यदि दो विपरीत लिंग आपस में संबंध भी बनाया लेकिन युग्मक का नहीं किया तब जा कुछ नहीं होगा। ये जनन कोशिका होना जरूरी है। क्या है युग्मक? युग्मक एक जनन कोशिका है। क्या है? जिस प्रकार से हमारे शरीर में अनेक प्रकार का कोशिका है, जैसे लाल रक्त कोशिका है, खून जो कि ऑक्सीजन लेकर के इधर से उधर जाता है, उसी प्रकार से बहुत सारा कोशिका है ना। तो जनन के लिए भी कोशिका दिया गया है। कौन कोशिका है? युग्मक जिसको बोलते हैं। और युग्मक क्या है उसको भी समझेंगे। युग्मक एक प्रकार की जनन कोशिका। युग्मक क्या है? तो एक प्रकार का जनन कोशिका है। ठीक, इसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। युग्मक जनन की क्रिया में मतलब जब रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाता है, जो भी पुरुष या महिला होता है, तो उसमें कोशिका का विभाजन होना शुरू हो जाता है। पुरुष की जनन कोशिका को शुक्राणु कहते हैं। पुरुष की जनन कोशिका का क्या नाम है? आप देखो नाम भी बता दिया गया है। पुरुष के जनन कोशिका को और स्त्री के जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं। बात यहाँ पे पूरा क्लियर हो चुका है भाई। मानव में पुरुष के जनन कोशिका को शुक्राणु कहा जाता है और स्त्री में स्त्री के जनन कोशिका को अंडाणु कहा जाता है। बात क्लियर है। यानी कि युग्मक कौन सी हुआ? नर युग्मक कौन सी हुआ? नर युग्मक कौन सी हुआ?
अब मादा युग्मक कौन सी हुआ? अरे भैया युग्मक तो उसको बोल देते हैं जो जनन कोशिका था, और जनन कोशिका है कौन सी? नर में शुक्राणु है, मादा में कौन सी? अंडाणु है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल जाएगा, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल जाएगा और एक युग्मनज का निर्माण करेगा। कौन सी का निर्माण करेगा? युग्मनज। पहले युग्मक था, युग्मक से कौन सी बनेगा? युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। युग्मक का नाम, नर युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेल गैमीट। मेल गैमीट का नाम है स्पर्म, फीमेल गैमीट का नाम है ओवम। ठीक, बात समझ में आया यहाँ तक? अब देखो, कोई दिक्कत है क्या? बोलो। देखो, पेड़ पौधा में किसका क्या कहते हैं इसको? तो पेड़ पौधे में नर युग्मक को परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण। ये तो नाम याद रखो कि पेड़ पौधे में नर युग्मक को परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। बात समझ में आया? आइए अब शुक्राणु और अंडाणु में कुछ अंतर जान लेते हैं। कभी कभी पूछ भी लेता है, लेकिन पूछे नहीं पूछे उससे क्या मतलब है, समझते हैं शुक्राणु और अंडाणु में क्या अंतर है। सबसे पहले इतना सवाल जानेगा कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। अब अच्छा, वृषण कहाँ पे होता है, कैसे होता है, संरचना कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप अभी हम तुमको अगले स्लाइड पे समझाएंगे कि भैया शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। जबकि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय क्या है? तो मादा जनन तंत्र का एक भाग है। अंडाशय क्या है? तो मादा जनन तंत्र का एक भाग है। वृषण क्या है? तो वृषण नर जनन तंत्र का एक भाग है। हम तुमको जब चित्र बताएंगे स्टेप बाय स्टेप तो वहाँ पे तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। इससे शुक्राणु, इससे बनने में अपेक्षा कम समय लगता है। इसे बनने में अपेक्षा कम समय लगता है। किसके अपेक्षा? अंडाणु की अपेक्षा। इससे बनने में शुक्राणु की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, यानी कि कम समय बनने में लगता है। किसको बनने में? शुक्राणु को बनने में। और ज़्यादा समय बनने में किसको लगता है? अंडाणु। शुक्राणु कम समय में बन जाता है, अंडाणु ज़्यादा समय में बनता है। बात समझ में आया? किसकी अपेक्षा कम समय लगता है शुक्राणु को? अंडाणु की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है अंडाणु को? शुक्राणु की अपेक्षा। बात समझ में आया? ज़्यादा समय किसको लगेगा बनने में? अंडाणु को। कम समय किसको लगेगा बनने में? शुक्राणु है क्या? शुक्राणु नर युग्मक है भाई। क्या है? शुक्राणु नर युग्मक है। वृषण है नर जनन तंत्र का भाग। बात समझ में आया? बात समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है, इसका आकार छोटा होता है। किसका आकार छोटा होता है? शुक्राणु का आकार छोटा होता है, जबकि अंडाणु का आकार इससे बड़ा होता है। किससे? शुक्राणु से। तो शुक्राणु छोटा हो गया, अंडाणु बड़ा हो गया। अभी हम तुमको सब चीज दिखाएंगे, चित्र भी दिखाएंगे कौन क्या है। ये चलनशील होता है। कैसा चलनशील? मतलब चलता है, यहाँ छोड़ देगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब चलता है, एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तैरने का काम करता है। इसमें कसाभिका या फलेजिला लगा रहता है, जो कि इसको पुछड़ी जिसको कहते हैं तैरने का काम करता है। अभी तुमको चित्र में दिखाएंगे। यह स्थिर होता है। शुक्र अंडाणु क्या होता है? स्थिर। वहाँ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। जैसे लड़की लड़का का शादी होता है तो लड़की बराती जाता है कि लड़का बराती जाता है? लड़का जाता है ना बराती। उसी प्रकार से शुक्राणु जाता है अंडाणु के पास। समझा? अब देखो यहाँ पे, देखो शुक्राणु और अंडाणु दोनों का चित्र दिया गया है। ये हो गया शुक्राणु। देखो शुक्राणु का मेन पार्टी है, लेकिन ये पुछड़ी है उसका, ये तैरने का काम कराता है। ये कौन चीज? तैरने का काम कराता है। ठीक, ज़्यादा समझने का जरूरी नहीं है। ये है अंडाणु अपन लोग का। ठीक, ये बड़ा है, ये छोटा है। बात समझ में आया? इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा था? भूल गया। वृषण में। इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा था? अंडाशय में। बड़ा ही था, बड़ा ही बड़ा अंडाणु है, बड़ा शुक्राणु? बड़ा अंडाणु है, छोटा शुक्राणु है। चलनशील ही है कि है? चलनशील शुक्राणु है और चलनशील अंडाणु है। बात खत्म है? आगे बढ़े हैं? ठीक है। अब देखो, जैसे ही दोनों मिलता है तो संलयन होता है। क्या होता है? देखो बात को ध्यान से समझो भाई। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलता है, नर युग्मक कौन सी है? शुक्राणु है। मादा युग्मक कौन सी है? अंडाणु है। दोनों मिलन होगा तो इसके फलस्वरूप बनेगा
इसको हम लोग इस प्रक्रिया को, मिलने की प्रक्रिया को संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलयन बोलते हैं। ये मिल गया तब जाके इसको बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। आपस में टकरा के मिल गया, जुड़ गया आपस के साथ, ठीक ना। अच्छा, ये जब मिलता है ना, इसका अगला स्टेप हम तुमको बताते हैं। ये जब मिलता है तो ये पुछड़ी नहीं घुसता है इसके अंदर। ये जैसे अंडाणु है तो इसके अंदर, जैसे यहाँ पे ये आया तो ये पुछड़ी इसके अंदर नहीं आता। ये पुछड़ी का काम कौन सी है? सिर्फ तैरना है इसका काम। ये पुछड़ी जो लगा ले सिर्फ तैरना है, इसको यहाँ से वहाँ चलाना है, ठीक ना। चलनशील जो है ये पुछड़ी के कारण है चलनशील, क्योंकि इसमें पुछड़ी नहीं है अंडाणु में, इसीलिए अंडाणु चलनशील नहीं है, ठीक ना। तो इसमें मिल जाएगा कौन? शुक्राणु और अंडाणु दोनों आके मिल गया, आपस में जुड़ गया, तो ये जुड़े हुए भाग को हम लोग बोल देते हैं निषेचन या युग्मनज, जिसको बोलते हैं युग्मनज, ठीक। युग्मनज बन गया। बात समझ में आया? ये मिलने की प्रक्रिया को संलयन बोलते हैं या फिर निषेचन बोलते हैं, ठीक ना। संलयन या निषेचन दोनों एक ही बात है हमारे ख्याल से। संलयन, नर युग्मक, यहाँ युग्मक होगा, नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया, मिलने को संलयन कहते हैं, ठीक। बात समझ में आया? संलयन कहते हैं, यहीं तक बात है कि भाई संलयन किसे कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को संलयन या निषेचन कहते हैं। संलयन या निषेचन दोनों एक ही बात हुआ। निषेचन, दोनों आपस में मिल रहा है, जैसे लड़का लड़की आपस में मिल रहा है तो शादी विवाह जो भी उसको कहते हैं बरमाला और माला होता है, होने दो, छोड़ दो उसको। यदि शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल रहा है तब जाकर उसको क्या बोलेंगे? संलयन या निषेचन। अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन, इसको अंग्रेजी छोड़ो, हिंदी याद रखो। फर्टिलाइजेशन हालांकि अंग्रेजी में बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है युग्मनज या जायगोट क्या है? युग्मनज को ही अंग्रेजी में जायगोट कहते हैं। आइए समझते हैं। ये जो बनन तैयार होकर के बना था इसको युग्मनज कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होने के फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण करता है उसे युग्मनज या जायगोट बोलते हैं। देखो, जैसे ये शुक्राणु था और अंडाणु दोनों आपस में मिल गया और दोनों आपस में मिल करके कौन सी का निर्माण किया? युग्मनज का निर्माण किया। तो ये जो संरचना बना हुआ है, ये जो संरचना, ये जो आकार है, इस आकार का नाम क्या है? युग्मनज नाम है। क्या है? युग्मनज, या फिर अंग्रेजी में ZYGOT, जायगोट कहते हैं इसको, ठीक। बात समझ में आया? देखो भाई, जब संलयन की क्रिया संपन्न होता है तो जो संरचना तैयार होता है उस संरचना का नाम है युग्मनज या जायगोट। बात समझ में आया कि भाई नर युग्मक और मादा युग्मक कौन चीज सब मिला था? नर युग्मक और मादा युग्मक न मिला था। ये दोनों का मिलन के प्रक्रिया आपको निषेचन या संलयन बोले, और जब बन करके तैयार हुआ संरचना तो उस संरचना को हम लोग बोलते हैं युग्मनज। जैसे पहले लड़का लड़की रहता है, जब दोनों मिल जाता है दुल्हा दुल्हन हो जाता है, उसी प्रकार से जब ये मिल गया तो इसका नाम पड़ गया युग्मनज या जायगोट। अब मिलने की प्रक्रिया को बोले संलयन या निषेचन। घबराने की बात नहीं है, ध्यानपूर्वक समझेगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? नहीं है? अब निषेचन का भी कुछ प्रकार होता है। निषेचन, नर एवं मादा युग्मक के संलयन निषेचन कहलाता है। अभी वही बात बोल रहे तुमको, बात समझा ना? नर और मादा युग्मक का जो संलयन हुआ, जो एक दूसरे से जुड़ा, उसको निषेचन बोले। निषेचन का गर्भधारण होता है। जब निषेचन हो जाता है तो गर्भधारण करता है। आगे हम तुमको चित्र में और डिटेल में समझाएंगे। निषेचन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होता है। निषेचन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होता है। एक तो होता है अंतः निषेचन, एक तो होता है बाह्य निषेचन। अब किस किस जीव में अंतः निषेचन होता है और किस किस जीव में बाह्य निषेचन होता है, आइए इसको भी समझते हैं। अंतः निषेचन, अंतः निषेचन का क्या मतलब होता है? क्या है अंतः निषेचन? निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के भीतर संपन्न होता है। जब अंतर मतलब अंदर यदि संपन्न हो रहा है, क्या समझ में रहा है? या तो नर या तो मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के भीतर, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में पहले मिला और दोनों का संलयन हुआ, जिसको मिलने को ही संलयन बोल रहे हैं। मिलन की क्रिया को संलयन या निषेचन बोल रहे हैं। निषेचन हुआ तो इस निषेचन यदि निषेचन मादा शरीर के अंदर हो रहा है भाई, किसके शरीर के अंदर?
मादा शरीर के अंदर यदि क्रिया हो रहा है तब जाके हम लोग उसको अंतः निषेचन बोल रहे हैं। यदि अंदर हो रहा है तो अंतः निषेचन, यदि बाहर हो रहा है तो बाह्य निषेचन। दो एक प्रक्रिया है। किस किस कौन कौन जीव में होता है? तो जैसे मानव स्तनधारी के अंदर, अरे भैया शरीर के बाहर कभी महिला के शरीर के बाहर हुआ है निषेचन? महिला शरीर के बाहर गर्भ धारण करता है? नहीं करता है। शरीर के अंदर करता है, अपने गर्भ में करता है। बात समझ रहा है? तो मानव स्तनधारी हो गया, मानव और स्तनधारी जितने भी स्तनधारी जीव हैं, ठीक, पक्षी हो गया, ये सब कौन सी करता है? शरीर के भीतर करता है या बाहर करता है? भीतर है, नहीं करता है। ठीक, बात समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है अंतः निषेचन। अब बाह्य निषेचन को समझो। अब बाह्य निषेचन में बोलेगा ऐसा कौन जीव है जो बाह्य, हाँ भैया ऐसा जीव है जो कि बाहर निषेचन करता है। देखो ना भाई, निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, मतलब कि बाहर होता है। हम तो पहले ही बता देंगे तुमको कि मादा शरीर के बाहर यदि क्रिया होगा तब जाकर उसको क्या बोलेंगे? बाह्य। अच्छा, क्या क्या मादा, नर युग्मक और मादा युग्मक यदि मादा शरीर के बाहर संलयन करेगा, अभी मादा शरीर के भीतर संलयन कर रहा था, अब क्या करेगा? बाहर संलयन करेगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन। कौन कौन जीव में होता है? तो देखो, मेढक उडक जो होता है वो बाहर छोड़ देता है। अब उसका जैसे मान लो नर मेढक और मादा मेढक दोनों बाहर छोड़ दिया, बाहर ही निषेचन होता है, बाहर ही बन जाता है। मछली जो जल में होता है वो नर युग्मक बाहर छोड़ देता है और मादा युग्मक बाहर छोड़ देता है। अरे नर मेढक और मादा मेढक दोनों बाहर छोड़ता है तो युग्मक का जो युग्मक है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन होगा। संलयन के पश्चात क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। युग्मनज से नया जीव का निर्माण होगा, नया मेढक का निर्माण हो गया। तो बात समझ में आया? नर मेढक और मादा मेढक दोनों क्या करेगा? बाहर छोड़ता है। क्या करता है? बाहर छोड़ता है, अंदर नहीं छोड़ता है भाई। कभी नर मेढक मादा मेढक के ऊपर देखा है ये सब अथी करते? नहीं हो देखा होगा। बात समझ में आया? शैवाल हो गया, ये सब हो गया, ये सब क्या है? बाह्य निषेचन करता है। यहाँ पे हम लोग का निषेचन की प्रक्रिया समाप्त होता है और हम समझते हैं जीव को। जीव दो प्रकार का होता है, एक तो एक लिंगी, अच्छा लिंग के आधार पर हम लोग समझ रहे हैं, एक होता है एक लिंगी जीव, एक होता है द्विलिंगी जीव या उभयलिंगी जिसको बोलते हैं। अब जब तक इसका परिभाषा नहीं बताएंगे तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। तो एक लिंगी को समझो तुम ध्यान से। एक लिंगी भाई उसको बोलते हैं वे जीव जिसमें नर तथा मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो और एक लिंग अलग अलग हो, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। यानी कि नर शरीर अलग है और मादा शरीर अलग है। बात नहीं समझ में आ रहा है? यदि नर शरीर अलग है और मादा शरीर अलग है तब जाकर उसको हम बोलेंगे एक लिंगी। क्या बोलेंगे? एक लिंगी बोलेंगे। ध्यान समझो, जैसे हमारा नर शरीर अलग है और मादा शरीर अलग है, तुम्हारा मादा शरीर अलग है। अरे नर मादा दोनों एक के में नहीं मिलल है, नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक लिंगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि एक ही लिंग है। लिंग मतलब किसको बोलते हैं? नर लिंग और मादा लिंग। अरे हमरे पास तो नरे लिंग न है, तुम्हारे पास मादा लिंग है लड़की लोग के पास। तुमने समझ जाना, तुम्हारे पास नर लिंग है लड़का लोग के पास और लड़की लोग के पास मादा लिंग है। तो दोनों का लिंग अलग अलग है ना, कि दोनों एक आपस में जुड़ा हुआ है। नरलिंग और मादा लिंग एक साथ जुड़ा हुआ है। यदि एक के साथ जुड़ा है तो उसको उभयलिंगी या द्विलिंगी बोलेंगे, यदि अलग अलग है तो उसको एक लिंगी बोलेंगे। बात समझ में आया? ठीक, यही बात है यहाँ पे कि वे जीव जिसमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। अर्थात वैसे जीव जिसमें एक जनन अंग पाया जाता है, जिसमें एक ही जनन अंग पाया जाएगा। क्या जनन अंग? एक ही, या तो नर जनन अंग पाया जाएगा या तो मादा जनन अंग पाया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बंदर, मनुष्य, कुत्ता, पपीता। पपीता सब कौन सी है? पौधा है, लेकिन इसमें एक ही लिंग पाया जाता है, या तो नर या तो मादा। बात समझ में आया? ठीक, जैसे मान लो जितना भी मनुष्य है उस सब मनुष्य के अंदर या तो पुरुष होगा या तो महिला होगा। पुरुष महिला एक में सटल नहीं होगा जी, तो उसमें एक ही लिंग होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक लिंगी बोलेंगे। यदि एक लिंग है तो एक लिंगी बोलेंगे। एक लिंग मतलब या तो नर या तो मादा, तो दोनों में कोनो एक होना चाहिए। एक शरीर के अंदर एक ही चीज होना चाहिए। आप सोचेगा तो दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो ऐसा कौन जीव है जकरा में कि दोनों शरीर एक के साथ पाया जाता है, नर और मादा जनन अंग दोनों एक के साथ पाया जा रहा है? ऐसनो जीव है दुनिया में। ध्यान से पढ़ो। नर युग्मक शुक्राणु है का निर्माण हो रहा है, किस में? नर में हो रहा है। अब मादा युग्मक अंडाणु है जिसका निर्माण मादा शरीर के अंदर हो रहा है, मनुष्य में। भाई
अब देखो ऐसा क्या है जो द्विलिंगी है, जिसमें कि दो लिंग एक के शरीर में पाया जाता है, ऐसा भी जीव है। ध्यान समझो, जिन जीव में नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं, मतलब दोनों मिलने होता है, उसमें अलग अलग नहीं होता है, उसका मतलब शरीर उसको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा बच्चा पैदा करने के लिए, अपने आप में नर और मादा दोनों, एक नर है एक मादा है, दोनों मिला हुआ है आपस में। बात समझा? नहीं समझ रहा है? अरे बोलता का है ना, जब नर और मादा दोनों आपस में रहता है, मतलब वो कहीं और से नहीं आता, जन्म ही लेता है एक साथ, नर और मादा एक ही साथ जन्म लिया है, मतलब लड़का लड़की साथे है। ऐसा कौन चीज़ है उसको हम बताएंगे। केचुआ हो गया, सरसों का वृक्ष हो गया, गुड़हल, कृमि, ये सब जीव जो है ना, जो ये सब जीव है, इसमें नर शरीर और मादा शरीर साथ ही में रहता है। नर लिंग और मादा लिंग एक ही इसी के पास रहता है, इसको कहीं और जाना नहीं पड़ता रिप्रोडक्शन करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो केचुआ सब जो देखता है, सरसों का जो वृक्ष है, वो कौन जाता है केकरो पास जनन करने के लिए? जाता है, देखा है, क्योंकि उसके पास ही है नरलिंग मादालिंग, जब मन होता है कर दो। बात समझ में आया? ठीक, तो नरलिंग और मादालिंग दोनों एक ही साथ रहेगा। क्या है? जब जिन जीव में नर और मादालिंग एक साथ उपस्थित होते हैं, तो इस उपस्थिति को हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी। उभय मतलब बहुत सारा, द्विलिंगी मतलब दो लिंग, दो लिंग है ना नर और मादा, तो द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव कहते हैं। जैसे केचुआ, सरसों, गुड़हल, कृमि। उदाहरण याद रखेगा, उदाहरण तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि केचुआ कौन सा लिंगी जीव है, वो ऑप्शन में देगा एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी या फिर और कुछ देगा। तो तुमको ध्यान रखना, ऑप्शन उसका भी ऑप्शन याद रखो, इसका भी ऑप्शन, सॉरी उदाहरण याद रखो। बात समझा भाई? एक लिंगी जीव उसको बोल रहे थे जिसमें एक ही लिंग पाया जा रहा था, और द्विलिंगी या उभयलिंगी उसको बोल रहे थे जिसमें दो लिंग आपस में मिला हुआ था। देखो बात में ही परिभाषा क्लियर है। एक लिंगी मतलब एक ही लिंग लेगा, या तो नर या तो मादा। लिंग मतलब कि नर या मादा। अरे भाई लिंग मतलब क्या होता है? या तो नर या तो मादा। यदि दोनों साथ है तो अलग बेहतर बात है भाई, हमारा में भी हो जाए दोनों साथ, किसी से मुहब्बत करने की जरूरत ही नहीं है भाई। झूठों से क्या मतलब लड़की उड़की के चक्कर में पड़ना है। अब हम लोग समझेंगे जो पुष्प होता है उसके बारे में। अभी हम लोग क्या बताए, इसी के बारे में बता रहे थे। अब हम लोग समझते हैं पौधों में लेंगे। अच्छा ऐसा क्या, पौधों में भी लैंगिक जनन होता है? मतलब लैंगिक जनन बोले तो दो जीव भाग ले रहा है, पौधा में दो जीव भाग ले रहा है। लैंगिक जनन का क्या मतलब है? तो पौधा में भी दो जीव भाग लेता है। कभी एक पौधा देखा है दूसर पौधा से प्यार मोहब्बत करते, शादी उदी करके अथी करते, बच्चा पैदा करते? तो कैसे हो रहा है लैंगिक जनन? लैंगिक जनन का यही मतलब है कि दो अलग अलग पौधा है, दोनों आपस में मिला, ये सब किया, यू हैन टैन फलना ढिमकाना, उसके बाद बच्चा पैदा करेगा। कभी ऐसा देखा है? नहीं देखा है, फिर है क्यों? है भाई, दोनों आपस में मिलता है, दोनों का चक्कर चलता है और शादी विवाह होता है और बच्चा पैदा करता है। पेड़ पौधा भी तुम देखते जाओ ध्यान से, अब हम समझाएंगे तुमको। अच्छा पुष्पी पौधा में होता है, सिर्फ और सिर्फ कौन पौधा में होता है लैंगिक जनन? जेकरा में फूल रहता है। पुष्पी पौधे का क्या मतलब है? पुष्पी पादप का क्या मतलब है? कि एक ऐसा पादप जिस पौधे में फूल उगता है उसे पुष्पी पादप कहते हैं। और जितने भी पुष्पी पादप है सभी में लैंगिक जनन होता है। बात समझो कि जितने भी पुष्पी पादप है उसमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। जितने भी पुष्पी पादप है उसमें लैंगिक जनन होता है। बात समझा? जो जिसमें फूल है, यानी कि दो जीव भाग लेगा। फूल वाला पौधा में दो पौधा भाग लेकर के एगो पौधा निर्माण कर सकता है, अकेले नहीं निर्माण। क्योंकि भाई क्योंकि लैंगिक जनन हो रहा है भाई। बात समझ रहा है? लैंगिक जनन का मतलब पहले बता चुके हैं कि दो जीव भाग लेगा, इसमें नर और मादा दोनों भाग लेगा, नर पुष्प और मादा पुष्प। यदि नर और मादा एक के पुष्प में है तो अलग बात है, बढ़िया बात है, और लेकिन दो जीव भाग लेगा ना, लैंगिक होगा ना। लैंगिक का मतलब है कि दो उसमें होगा, नर और मादा दोनों होगा। तो यदि एक एक शरीर में हो या दोनों शरीर से, उससे क्या मतलब है? नर और मादा शरीर होना चाहिए ना, नर लिंग और मादा लिंग होना चाहिए ना। अब घबराने की बात नहीं है। यदि नर और मादा अलग ही रहेगा तभी होगा। यदि एक गो पौधा में नर और मादा है तो यो हो जाएगा, तो यो लैंगिक जनन कहलाएगा ना, नहीं कहलाएगा? तब यही बात है। तो अब हम लोग पहले तुमको बताना चाहेंगे कि पुष्प की संरचना क्या है। तो आइए लाइट ऑन करते हैं और रिकॉर्डिंग चालू करते हैं।
पतरका मार कर करना चलिए। अरे रूम में देखो तेरे स्टेप बाय स्टेप तुम लोग भी साथ ही साथ बनाते चलेगा। ये जानता है आज, लेकिन पुष्प का महा जरूरी है। यदि पुष्प लेकर आएगा ना बहुत अच्छा बात होगा। वो वाला पुष्प से नहीं होगा जिसमें नर और दोनों मादा दोनों होता है। हाँ वह वाला लेके अच्छा देखो तो सब चीज़ आ रहा है पूरा। ये को यहीं आ जाओ जब तक शुरू नहीं करते हैं। चढ़ले होता है पूरा ठीक करो ना उसको। तुम भेजो, तुमको भेजे का बंद कर दो। हाँ